Hello, welcome to Advisor. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, Morphology of Flowering Plants. उसके MCQ कर रहे हैं. Chapter number 4 तक हमने already complete कर लिया. Question number 1, rearrange the following zones as seen in the root in vertical section and choose the correct option. यहाँ पे जो आपको ये रूट का सेक्शन दिख रहा है, इसको वर्टिकल जोन में यानी वर्टिकल सेक्शन में कट किया गया है, तो उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किस सीक्वेंस में आता है वो देखना है. तो रूट हेयर जोन, रूट जोन ऑफ मेरिस्टम, रूट कैप जोन, रूट ऑफ मैचुरेशन एंड रूट ऑफ इलॉन्गेशन, सारी चीजें क्या है. रूट हेयर जोन वो जोन होता है जहां पे हेयर होते हैं, हेयर arises and it helps in water and mineral absorption. वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. आफ्टर द रूट हेयर जोन, रूट ऑफ मेरिस्टम वो है जहां पे बहुत ज्यादा डिवाइड होता है, सेल डिविजन बहुत होता है, तो हम उसको कहते हैं रीजन ऑफ सेल डिविजन ऑल्सो. ठीक है. तो रीजन ऑफ सेल डिविजन इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ मैचुरेशन. इट इज द एक्टिवली डिवाइडिंग डेंसली पैक्ड सेल्स जहां पे रूट ग्रोथ होता है. एंड देन जोन ऑफ इलोंगेशन जो है, यहाँ भी सेल्स जो है वो डिवाइड कर रही होती हैं, साइज बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे फर्दर एक बार डिवीजन हो गया तो दोबारा से डिवीजन नहीं होता, यानी कि यहाँ पे जो आपका मेरिस्टेमेटिक जोन है उसमें सेल डिवीजन लगातार चलती रहेगी, रूट लगातार बढ़ता चला जाएगा. लेकिन रीजन ऑफ इलोंगेशन में एक बार जो डिवीजन हो गया है उसके बाद दोबारा से डिवीजन नहीं होता है. रूट ग्रोथ में ये भी हेल्प करता है. जोन ऑफ मैचुरेशन रूट की वो सेल्स हैं जो कि पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी हैं, पूरी तरीके से डिफरेंशिएट हो चुकी हैं. अब उनको और ज्यादा सेल्स का डिवाइड करने का या कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो रीजन ऑफ मैचुरेशन ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अगर आप सीक्वेंस देखिए तो आपको बी सीक्वेंस मिलेगा, BCDE, ABCDE, रूट हेयर जोन, देन रूट ऑफ मेरिस्टम, उसके बाद आता है रूट कैप जोन, then root zone of maturation and then zone of elongation. Question number 2, in an inflorescence where flowers are born laterally in an acropetal succession, the position of the youngest floral bud in the floral axis shall be. यहाँ पे पूछा है कि इन्फ्लोरेसेंस, सबसे पहले वर्ड इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट. इस पूरे यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पूरे प्लांट पे इस मेन एक्सिस में जो फ्लावर्स लगे हुए हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है. तो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो किसी न किसी डायरेक्शन में होता है. अगर वो डायरेक्शन ऐसा है कि ऊपर की तरफ यंगेस्ट है, जैसे आपको यहाँ पे फ्लावर में दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको यंगेस्ट दिख रहे हैं और नीचे की तरफ आपको ओल्डेस्ट दिख रहे हैं. अगर इस तरीके का आपको डायरेक्शन दिख रहा है तो उसको हम कहते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है. तो यहाँ पे वो सिंपल सा यही पूछ रहा है कि इस इन्फ्लोरेसेंस में जो यंगर फ्लावर्स हैं वो कौन से डायरेक्शन में. तो ये जो ऊपर वाला डायरेक्शन होता है इसको हम कहते हैं डिस्टल एंड, और जो नीचे वाला डायरेक्शन होता है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड. ठीक है. तो पोजीशन ऑफ यंगेस्ट फ्लोरल बड इन फ्लोरल एक्सिस, तो यंगेस्ट जो है वो डिस्टल पोजीशन में प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 3, द मैच्योर सीड्स ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पीस पॉजेज नो एंडोस्पर्म बिकॉज. तो देखिए जितने भी सीड्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म तो होता है, लेकिन वो अपने सीड से प्लांट बनने के दौरान वो एंडोस्पर्म या तो पूरी तरीके से यूज कर लेते हैं, तो अगर पूरी तरीके से यूज कर लिया तो उसको हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट. ठीक है. यानी कि इसमें एंडोस्पर्म नहीं है, पूरा का पूरा यूज हो चुका है, या तो उसमें बाद में एंडोस्पर्म बचा रहता है तो उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक. ठीक है. एंडोस्पर्मिक. तो यहाँ पे सिंपल यही पूछ रहा है कि जो मेच्योर सीड होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि ग्राम हो गए या जैसे कि पीस हो गए, जो फेबेसी फैमिली का है, या इसको हम 3 नाम से जानते हैं, फेबेसी फैमिली के हैं, या तो इसको हम पेपिलियनेसी फैमिली कहते हैं, या फिर इसको हम लेग्यूमिनेसी फैमिली कहते हैं, क्योंकि इसी में लेग्यूम्स होता है, इसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है. ठीक है. तो ये जो आपके सीड्स होते हैं, ये जो आपके प्लांट्स हैं, उनमें कोई एंडोस्पर्म नहीं होता. क्यों नहीं होता? दीज प्लांट्स आर नॉट एंजियोस्पर्म. नहीं, ये प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक हैं, तभी तो इनमें जो सीड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके का दिखता है सीड्स. ठीक है. डबल होते हैं. देयर इज नो डबल फर्टिलाइजेशन इन देम. डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो स्पेशल कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का, तो वो भी इसमें होता है. सो नो इज गलत.
एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म्ड इन देम, एंडोस्पर्म इसमें बनता है लेकिन जब सीड का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को यूज कर लेते हैं, ग्राम एंड पीस ये जो होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोस्पर्म गेट्स यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। Next question, roots developed from parts of plant other than radicle is called। तो हम जब कॉटिलेडन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस कॉटिलेडन स्ट्रक्चर में आपको पता है कि ऊपर की तरफ इस तरीके से प्लूम्यूल निकला होता है और नीचे की तरफ रेडिकल। ठीक है, तो जो रेडिकल है वहां से हमारा बनता है रूट, और रूट के डिफरेंट पार्ट्स, और यहाँ पे जो आपको ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्लूम्यूल, इस प्लूम्यूल से बनता है हमारा शूट्स, या जिसको हम कह रहे हैं स्टेम। बीच में ये कॉटिलेडन जिसके अंदर है एंडोस्पर्म, ठीक है, जो कि हेल्प कर रहा है उस जो अंदर की तरफ एम्ब्रियो है उसको फूड, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए हेल्प कर रहा है। तो प्लूम्यूल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है शूट के डेवलपमेंट के लिए, रेडिकल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है रूट के डेवलपमेंट के लिए। तो सिंपल पूछा है कि कौन से इसमें से रूट्स हैं जो कि रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टैप रूट। टैप रूट तो सीधे सीधे आपका जो है रेडिकल से ही डेवलप होता है। ठीक है, सिंपल इस तरीके का आपको टैप रूट दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टैप रूट है। ठीक है, टैप रूट है लेकिन टैप रूट में भी स्टोरेज वाला रूट है। देन सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट ये है, यानी कि लगभग फाइब्रस रूट जो है वो मोनोकॉट में होता है, लेकिन ये टैप रूट का ही एक तरीके का मॉडिफिकेशन है। सी है एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स वो होते हैं जो रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप हो जाएंगे, चाहे वो नोड से भी बन जाते हैं, इंटरनोड से बन जाते हैं, जैसे आप शुगर केन में देखते हो जिसको हम कह रहे हैं प्रॉप रूट्स, या हम पीपल के पेड़ में देखते हैं वहां भी आपको एडवेंटिशियस रूट्स मिल जाएंगे। ये सब रेडिकल के अलावा किसी और जगह से जो है रूट्स डेवलप होते हैं, दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स। आंसर 4 का सी। Question number 5, venation is a term used to describe the pattern of arrangement of। तो venation जो है वो किस चीज को डिफाइन करता है? सिंपल, तो venation है एक, जैसे आपकी जितने भी लीव्स हैं उनमें जो आपको ये वेन्स दिख रहे हैं, तो बेसिकली ये वेन्स क्या होते हैं, इन वेन्स के अंदर होता है वास्कुलर टिश्यू। अगर मैं इस वेन को आपको कट करके सेक्शन देखूं तो उसके अंदर आपको जाइलम भी मिलेगा और उसके अंदर आपको फ्लोएम भी मिलेगा। बेसिकली इसके अंदर क्या है, वास्कुलर टिश्यू। अब ये जो वास्कुलर टिश्यू होते हैं यानी कि ये जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं, आपको पता है कि जाइलम जो है वो वाटर का या मिनरल को जो है अप एंड डाउन, अप मतलब अप में लेके जाते हैं। ठीक है, फ्लोएम जो है वो फूड को अप एंड डाउन, यानी कि फ्लोएम का क्या है आपका बाई डायरेक्शनल, ठीक है, बाई डायरेक्शनल लेके जाती है आपका फ्लोएम। जाइलम जो आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। तो इस तरीके से वाटर का, मिनरल का एंड देन फूड का, तीनों का पैसेज हो जाता है, तीनों के लिए पैसेज बन जाता है जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू, दैट इज वास्कुलर बंडल के थ्रू। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो वेनेशन है वो किस चीज का, किस अरेंजमेंट को डिफाइन करने के लिए ये वर्ड दिया गया है। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे ये कंडक्शन के लिए है, फ्लोरल ऑर्गन्स तो नहीं है ये, फ्लावर इन इन्फ्लोरेसेंस नहीं, इन्फ्लोरेसेंस में आप जब देखते हो तो वहां पे आपको दिखता है कि वो किस तरीके से फ्लोरल अरेंजमेंट है उसकी बात कर रहे हैं हम। वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमिना, यहाँ पे आपको जितने भी दिख रहे हैं ये सब लीफ वेनेशन के बारे में है। पैरेलल वेनेशन और नेटेड वेनेशन, नेटेड वेनेशन कहते हैं या फिर इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन भी कहते हैं। नेटेड वेनेशन या रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो आपके डाइकोटिलेडनस में या डाइकॉट्स में पाए जाते हैं, और जो आपके पैरेलल वेनेशन होते हैं वो आपके मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली वेनेशन तो है। अगर पैरेलल की बात करें तो ये लीफ है, इस लीफ में इस तरीके से पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक है, ये एक वेनेशन है। और अगर एक नॉर्मल आप रूट लीफ देखो जो कि किसी डाइकॉट का है, तो उसमें बीच में एक मेन वेन होगा, एंड देन साइड में जो इस तरीके से रेटिकुलेट वेनेशन बनेगा, इस तरीके से पैरेलली जो है वो बनेगा। ठीक है, और इसके अंदर भी धीरे धीरे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये सारी चीजें क्या है, सी वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमिना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे टर्म दिया गया है वेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6, एंडोस्पर्म अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन। किस में एब्सेंट होता है? तो आपको पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में जो आपका पहली बार डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का एक स्पेशल कैरेक्टर है, और अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन में भी देखें तो उसमें भी आपको दो चीजें दिखती हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे दोनों चीजें लिखी हुई हैं, दो टाइप के सेक्सुअल फ्यूजन दिखते हैं आपको। फर्स्ट फ्यूजन जो होता है उसमें मेल गैमीट जिसको हम कह रहे हैं 1n, अगर उसका प्लॉइडी लेवल देखें, प्लस
एग का 1n, तो आपका बनाएगा जाइगोट, ठीक है। और जो सेकंड फ्यूजन है वो आपका बनाएगा एंडोस्पर्म। इसमें क्या होगा, 1 मेल गैमीट होगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा जो कि 2n है, और इससे बनाएगा हमारा एंडोस्पर्म जो कि 3n है। 3n जो आपका एंडोस्पर्म है वो किस लिए है, वो बेसिकली एक रिजर्व फूड मटेरियल है उस सीड का, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि एंडोस्पर्म जो डबल फर्टिलाइजेशन का एक प्रोडक्ट होता है, डबल फर्टिलाइजेशन में भी किसका, ट्रिपल फ्यूजन का, ट्रिपल फ्यूजन का ये प्रोडक्ट है एंडोस्पर्म। तो ये किसमें एब्सेंट होता है, कोकोनट में आपको लिक्विड एज वेल एज सॉलिड दोनों ही टाइप के एंडोस्पर्म मिल जाते हैं। मेज आपका जो है मोनोकॉट है, इसमें भी आपका जो है एंडोस्पर्म मिल जाता है, कैस्टर में भी मिल जाता है, ऑर्किड में नहीं मिलता, ठीक है। तो एब्सेंट इन ऑर्किड, तो आंसर जो पूछा था यही पूछा था कि एब्सेंट किस में है, तो एब्सेंट जो है वो ऑर्किड्स में होता है, ठीक है। ऑर्किड सीड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, यानी कि इसके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। एंडोस्पर्म क्या है, ये नरिशिंग टिश्यू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिली। जो भी हम दाल हम रोज खाते हैं वो कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है ये पूछ रहा है। तो उसमें करेक्ट आंसर को आपको सही करना है, सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली में आते हैं आपके जैसे आलू हो गए, बैंगन हो गए, ये सब आ जाएंगे, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोनगैना, ये जो आपके आलू और बैंगन है सोलेनेसी फैमिली का है। तो ये दाल तो नहीं है, ठीक है। लिलिएसी जिसमें आपके लिली आते हैं, पोएसी आपके जिसमें वीट आ जाते हैं, गेहूं जिसमें आता है, तो ये भी नहीं है, लिलिएसी भी नहीं है। फेबेसी, इसी को हम लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं, लेग्यूमिनोसी मिनेसी, एंड इसी को हम लोग पेपिलियोनेसी भी कहते हैं। और इसी को बिलोंग करते हैं सारे ग्राम, सारे सीरियल्स, सारे पीस, सब कुछ इसी को बिलोंग करता है बी को, यानी कि आंसर नंबर बी, फेबेसी। क्वेश्चन नंबर 8, द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर द। प्लेसेंटा कहाँ अटैच होता है, बेसिकली प्लेसेंटा होता क्या है, आपको पता है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट में देखोगे तो आपको बाहर की तरफ, ये आपको फीमेल गेमेटोफाइट इस तरफ, अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे ये आपका स्टाइल है, ये स्टाइल है, ऊपर की तरफ आपका होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा और स्टाइल के नीचे अंदर की तरफ आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल, और बाहर की तरफ है ओवरी। ओवरी और ओव्यूल को कनेक्ट करने का सिस्टम ही कहलाता है प्लेसेंटा। और किस तरीके से ये ओव्यूल इस प्लेसेंटा, इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन, या किस तरीके से अरेंज है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो जैसे कि नॉर्मल हम ह्यूमन में देखते हैं कि बेबी और मदर का जो कनेक्शन होता है दैट इज थ्रू द प्लेसेंटा ओनली। तो उसी तरीके से प्लेसेंटा प्लांट्स में भी होता है जो कि ओव्यूल और ओवरी दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ कनेक्ट करने के साथ साथ वो उसको सारी चीज प्रोवाइड भी करता है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, डेवलपिंग सीड के लिए एक तरीके से कनेक्शन है। ये पूछा है कि कहाँ पे, किसके किसके करीब ये प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। तो देखिए ये आपका फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि यहाँ ये वाला पार्ट जिसमें आपका बाहर की तरफ जो है ये 3 एंटीपोडल सेल्स, ये 2 आपके सिनर्जिड्स, एक एग सेल और बीच में पोलर न्यूक्लियाई सारी प्रेजेंट है, बीच में सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ यहाँ पे माइक्रोपाइल है, एंड माइक्रोपाइल के बाद यहाँ हाइलम है, ठीक है। और इसी के करीब जो है प्लेसेंटा भी प्रेजेंट होता है। तो प्लेसेंटा के पास जो है, ज्यादा पास जो है वो हाइलम प्रेजेंट होता है। बाकी चीजें लिखे आपको पता है कि जैसे आप चना देखो तो उसमें एक होल होता है जहां से वाटर एंटर करता है इनटू दैट पर्टिकुलर सीड, और फिर धीरे धीरे उसके जो उस सीड्स जो है उनमें ये डेवलप करवाता है, रेडिकल और प्लूम्यूल डेवलप कराता है, धीरे धीरे जो है वो पौधा में तब्दील होता है, ठीक है, यानी चेंज होता है। तो ये माइक्रोपाइल उस चीज के लिए है, यानी कनेक्शन के लिए है। हाइलम जो है काफी क्लोज होता है प्लेसेंटा के। टेस्टा यहाँ पे प्रेजेंट है इस पार्ट में, एंड देन द लास्ट वन इज स्केलेजा जो यहाँ पे प्रेजेंट है आपको, जो काफी दूर है आपके इस वाले पार्ट से, यानी कि प्लेसेंटा वाले पार्ट से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई। ब्लू डाई कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ट्राइफोलियम, इंडिगोफेरा, ल्यूपिन एंड कैशिया, ठीक है। तो ट्राइफोलियम जो है वो सिंपल आपका एक तरीके का फॉडर है, ठीक है, ये फॉडर है। ल्यूपिन क्या है, ल्यूपिन एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट।
कैशिया जो है रोड के साइड में येलो कलर का फ्लावर होता है, रोड के साइड में आपको अक्सर वाइल्ड दिख जाएंगे आपको, और वो भी ऑर्नामेंटल प्लांट ही होते हैं। ठीक है, इनसे कुछ नहीं निकलता। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बी ऑप्शन है दैट इज इंडिगोफेरा, एज द नेम सजेस्ट, इंडिगोफेरा से आपको जो है ब्लू डाई रिलीज होती है, ब्लू इंडिगो डाई। अगर क्लियरली पूछे तो ब्लू इंडिगो डाई, ब्लू इंडिगो डाई इससे रिलीज होता है, और ये कौन सी फैमिली का है, ये फेबेसी फैमिली का है, फेबेसी फैमिली का है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है एलिरॉन लेयर विदाउट फर्टिलाइजेशन, बी है पार्थेनोकार्पिक न्यूट्रिशन, सी है ओव्यूल डबल फर्टिलाइजेशन, डी है एंडोस्पर्म सीड। तो अभी आपको समझ में आ गया कि जो एंडोस्पर्म है वो तो आपके न्यूट्रिशन वाले जोन है। ठीक है, यानी कि अगर हम डी का ओके यहाँ पे देखते हैं एलिरॉन लेयर, ए का 1, बी का, हाँ ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहाँ है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपको पता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बनाना, वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता और इसीलिए वो सीडलेस भी होता है, तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन ये अपना काम कर रहे हैं। तो बी का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आंसर है बी में। ठीक है, पूछा है चूज द करेक्ट, तो यहाँ पे यही होगा आंसर बी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। आगे और भी मिला लेते हैं। ए का सेकंड एलिरॉन लेयर जो है वो न्यूट्रिशन के लिए होता है, सी का 4 ओव्यूल जो है दैट इज सीड, और जो डी है एंडोस्पर्म जो है डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू।